भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी वो आएंगे और अपने विचार रखेंगे। मैं पहले आपसे एक नारा बुलवाना चाहूंगा, आप बड़ी जोर से आवाज लगाना। जय 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 भीम, जय 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 भीम, भीम आर्मी, भीम आर्मी, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बड़े भाई विनय रतन सिंह जिंदाबाद, बड़े भाई विनय रतन सिंह जिंदाबाद, बड़े भाई अमरीश कपिल जी जिंदाबाद, बड़े भाई अमरीश कपिल जी जिंदाबाद, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, भानु को भेजिए। आप लोगों ने बुलाकर इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए आप सभी का आभार। चुनावी समर है और चुनावी समर में सब लोग वोट मांगने आएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये समाज सभी का सम्मान करेगा और सबकी बात सुनेगा। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मेरे सम्मान ने कभी किसी का अपमान किया नहीं। अगर ये अपमान करता तो अपनी शासन सत्ता ना छीनवा कर बैठता। तथागत गौतम बुद्ध, संतों में संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज। बहन आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, क्लियर घट्टी आवाज आ रही है मेरी? संतों में संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, या वो तमाम संत जिन्होंने भारत की सरजमी पर पैदा होकर के भारत में एकता अखंडता की मिसाल कायम की, ऐसे तमाम संतों गुरुओं को नतमस्तक करता हूँ, जय भीम करता हूँ, क्रांतिकारी सलूट करता हूँ। अब नमन करता हूँ उन महामानवों को जिन्होंने भारत में छूतों को ऊपर की ओर उभारने का काम किया, जिन्होंने भारत की महिलाओं के लिए काम किया, जिन्होंने समता, समानता, बंधुत्व, न्याय की मिसाल कायम की। छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, फूले साहब, पेरियार साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वो सभी तमाम लोग जिन्होंने भारत की सरजमी पर पैदा होकर के भारत की उस व्यवस्था को, कुव्यवस्था को उलट पलट करने का काम किया और भारत को संविधान देने का काम किया। नमन उन लोगों को भी है जिन्होंने भारत की आजादी में योगदान दिया। हालांकि जिनसे हमारी लड़ाई है, जिनका देश की शासन सत्ता पर कब्जा है, वो उस समय भारत से गद्दारी कर रहे थे, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, आरएसएस कार्यालय पर कभी तिरंगा नहीं फहरा रहे थे, वो आज देश पर काबिज है। मैं नमन करता हूं आजादी में शहीद हुए सरदार उधम सिंह, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां साहब, करतार सिंह सराभा, तमाम साथियों को जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना पूर्ण योगदान दिया और भारत को आजाद कराने का काम किया। हालांकि हमें आजाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 में। समाज से कुछ सवाल है, वो जानना चाहता हूँ। साहब काशीराम साहब को पढ़ता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ता हूँ। उनको पढ़कर एक चीज तो समझ आई कि परिवर्तन तो किसी एक को ही स्टार्ट करना पड़ेगा। एक बड़े जत्थे के लोग परिवर्तन नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कहता, ये मैंने पढ़ा है, क्योंकि जत्थे के लोग धारा की साथ बहते हैं और जो परिवर्तन करता है वो धारा के विपरीत बहता है। मौजूदा समय है, बहुत सारी चीजें, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं एक आडंबर का भी देश है। वही आडंबर अब चल पड़ा है। वो आडंबर क्या है कि पार्टी से एक नेता निकला, दूसरी में गया,
निकला तीसरी में गया और तीसरी से निकला चौथी में गया, सिर्फ अपनी राजनीतिक सत्ता कायम करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक सत्ता कायम करने के लिए। लेकिन जो सपना साहब काशीराम साहब ने देखा होगा, भाई मैं तो उस समय पता नहीं हुआ था, आप लोग तो थे, और जब काशीराम साहब यहाँ से गए तो इतनी नॉलेज भी मुझे नहीं होगी ना, मैं इतना बड़ा हुआ हूँगा, आप लोग तो थे। जो सपना साहब काशीराम साहब ने देखा होगा या बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा होगा, शोषित वंचित की बात करने वाले लोगों को इस देश में तैयार करें और तैयार करके उन लोगों को यहाँ की पार्लियामेंट और विधानसभा में मैं पूछना चाहता हूँ कि सन 1978 में साहब मान्यवर काशीराम साहब ने बामसेब का निर्माण किया। 1984 में बहुजन समाज पार्टी का निर्माण होता है। अब और लेकर के चलता हूं, सन 1924 के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समता सैनिक दल का निर्माण करते हैं और 1924 के बाद ये मनवादी व्यवस्था के लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण करते हैं। अब सवाल ये है कि हम कहां, 1980 में बनी पार्टी पूरे देश में स्थापित हो जाती है, 1984 में बनी पार्टी नस्ते नाबूद हो जाती है। सवाल ये कि हम कहां। एक वो तकवा जो अधिकार पाकर के यहां चिल्ला रहे हैं, बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान में आर्टिकल 19 का प्रयोग करके मैं यहां बोल रहा हूं, ये लोग बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। सवाल ये है कि उस तकबे ने अब तक किया क्या। जागृति लगातार चल रही है, सब लोग कहते हैं कि नहीं वोट इसे नहीं उसे देना चाहिए। मैं जानना ये चाहता हूं कि वोट आखिर देना किसे चाहिए। मैं आपसे वोट की अपील नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पूछना चाहता हूं मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों से कि वोट आखिर देना किसे चाहिए। वोट फुले साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाले लोगों को देना चाहिए या फिर वोट उन्हें देना चाहिए जो अपने कपड़े बदलते हैं। इससे अच्छा तो हम लोग जो आज सामाजिक उन्नत हुए हैं, जो शैक्षिक उन्नत हुए हैं, उस उन्नति का फायदा क्या। साहब काशीराम साहब की लड़ाई पूरी मात्र और मात्र परिवर्तन के लिए थी, धन के लिए उनकी लड़ाई नहीं थी। अगर धन के लिए उनकी लड़ाई होती तो उनका परिवार जो पंजाब में रहता है वो आज भी टूटी कड़ियों बना रह रहा होता। अगर उनकी लड़ाई धन के लिए, परिवर्तन के लिए लड़ाई थी, बहनों के लिए लड़ाई थी। साहब काशीराम साहब ने एक रिक्शा चलाने वाले को, टायर पंचर लगाने वाले को, ठेली लगाने वाले को यहाँ की विधानसभा में भेजा और हम जैसे लोगों को सोचने का मौका दिया कि जब साहब काशीराम साहब उनको विधानसभा भेज सकते हैं तो हम इस देश में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते। लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस से सीधी बता दूं, सन 1917 में, सॉरी माफी चाहूंगा, सन 2017 में यही के हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था कि प्रमोशन में आरक्षण केंद्र चाहे अपने हिसाब से अपने स्टेट में लागू कर। सरकार थी भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता वही थे, चाहे वो जबरेड़े के विधायक हो, चाहे वो यहाँ के नेता हो या इस हरिद्वार से कहीं का भी दलित और इसका शेड्यूल कास्ट का नेता हो, शेड्यूल ट्राइब का नेता। यही मैं जानना चाहता हूँ, आपसे भी जानना चाहता हूँ, कितने लोगों ने आवाज उठाई कि नहीं ये प्रदेश सरकार का फैसला गलत है। जब हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो यहाँ के दलितों को जो प्रमोशन में आरक्षण छिना वो मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ की मौजूदा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई उस निर्णय के विरोध में। कब सुधरेंगे, कब सुधरेंगे। ये सही है कि सन 2015 में भीम आर्मी बनी। भीम आर्मी बनने के बाद भारत में के उस समाज में चेतना आई जिसको बाबा साहब अम्बेडकर का समाज कहा जाता है, जिसको सतगुरु रैदास का समाज कहा जाता है, उसमें चेतना आई, लड़ने की ताकत पैदा हुई। वरना मैं लिख के देता हूँ, आज जाइएगा शाम को पढ़कर घर में सोचिएगा, ये जो जितने युवा साथी खड़े हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष राम सिंह जी के लिए जा रहे हैं, जब पूछिए
क्या 5 साल पहले 7 साल पहले इनकी हिम्मत थी या इनसे ऊपर के लोगों की हिम्मत थी कि जाकर के एसओ के मुंह में हाथ डाल सके, जाकर डीएम से सवाल जवाब कर सके, एसएसपी से सवाल जवाब कर सके? नहीं। व्यवस्था ये थी अगर हसनपुर में कुछ हुआ तो ट्रैक्टर ट्राली भर के नेताजी के घर जाती थी और हाथ जोड़कर कहती थी साहब कुछ नहीं हो रहा, फैसला करा दीजिए। मैंने देखा है कि हमारे नेताओं ने रेप हुई बेटियों को फैसले कराए हैं, हत्या को फ्री फैसले कराए हैं। मैंने देखा, खुद देखा। हम कब सुधरेंगे और कब सोचना शुरू करेंगे? देखिए परिवर्तन तो होगा, परिवर्तन होगा, क्योंकि जब भगत सिंह खड़ा हुआ था तो तथाकथित उस समय के नेताओं ने ये कहा था कि ये आतंकवादी है, लेकिन उसने परिवर्तन किया था, युवाओं में जोश भर दिया था, खड़े कर दिए थे, लड़ाई शुरू कर दी थी। लेकिन आज कहां है? आज कौन से पायदान पर है? क्या आज हम सिद्धांतों पर नहीं चलना चाहते? पूछिए तो उन लोगों से जिनकी इतनी बड़ी सत्ता रही है। जब हमारे छोटे छोटे मामले होते हैं तो हम किसके सामने माथा पटके, किसके सामने हाथ जोड़े? पूछिए जाकर। सहारनपुर की घटना सन 2017 में हुई थी। सन 2015 में भीम आर्मी का जन्म हुआ था। सन 2017 के बाद और अब तक थोड़ी देर भाई ये आवाज कैसी आ रही? बंद कर दे, थोड़ी देर कर दो। सन 2017 से और सन 2022 में मात्र 4-5 साल है ये कि भारत के 24 राज्यों में भीम आर्मी का डंका है। और सिर्फ समय न होने की वजह से, समय क्या संसाधन न होने की वजह से पूरे भारत में संगठन खड़ा नहीं कर पाया मैं। संसाधन होते, किराया होता, रोटी की व्यवस्था तो मैं कर लेता हूँ, जहाँ जाता हूँ मांग लेता हूँ। किराया होता तो पूरे भारत के हर जिले में संगठन खड़ा कर देता हूँ। कितना ताकतवर है हम लोग कि अभी लाइव के माध्यम से घोषणा करूं, उन 24 राज्यों में फर्क पड़ेगा। 24 राज्यों की सरकारें अलर्ट हो जाएंगी कि इन्होंने घोषणा की है। अभी 2 दिन पहले प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर के छत्तीसगढ़ की पूरी टीम को जेल भेज दिया कांग्रेस सरकार ने। समझिए अधिकार क्या सोचते हो? घर बैठे ही मिल जाएंगे, फूल की तरह मिल जाएंगे? नहीं। हमने मुहिम शुरू की है इसके, ये छोटा भाई है अमरीश कपिल। जब यहाँ दिग्गजों ने ये कहा हम चुनाव नहीं लड़ते, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। इस बीच एक चीज और बता दूं, 5 से 7 विधानसभा हरिद्वार में फाइट है समाज पार्टी की बीजेपी से, डायरेक्ट बीजेपी से फाइट है। और ये रिजल्ट आप देखिएगा, आप कहेंगे भाई पार्टी तो नहीं थी, लेकिन अगर हम समझ लेते तो ये 5 से 7 विधानसभा है आजाद समाज पार्टी खाते में, ये देखिएगा बिल्कुल आएंगी। सतगुरु महाराज का आशीर्वाद आएंगी। एक दिन में एससी आंदोलन जीता, एक दिन के अंदर सतगुरु रविदास जी के आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट को फैसला वापस करने पे मजबूर किया। आएंगे, सही सिद्धांतिक लोग हैं, बिल्कुल आएंगे। समझिए, चाल समझिए कि जिस समय सब ने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमने पूछा अपने जिला अध्यक्ष, भाई हिम्मत है दम? कहने लगा भाई साहब बाबा साहब अम्बेडकर साहब काशीराम साहब को पढ़ के इतना तो हो गया है, चट्टान से भिड़वा दो, साथ खड़े रहिए। हमने कहा ठीक, जय भीम, हमने कहा ठीक है, हो जा खड़ा हो गया और डर नहीं रहा है। तो ये कहता हूँ डरा नहीं, बहुत सारे लोगों का प्रेशर रात दिन रहता है, विश्व में भी कहता भैया प्रेशर है। हमने कहा झेल लाए, कहने लगे नहीं जी डरूंगा नहीं, कदम आगे बढ़ा दिया तो बढ़ाऊंगा और मिसाल कायम करूंगा भारत के अंदर कि जिस प्रकार से साहब बाबा साहब अम्बेडकर ने गरीब लोगों को चुनाव लड़ा के आगे की ओर बढ़ाने का काम किया, वो मिसाल कायम करूंगा और कहूंगा चीख चीख करके कि भाई चंद्रशेखर आजाद ने, भाई विनय ने, भाई पूरी टीम ने मुझे एक गरीब के बच्चे को आगे की ओर बढ़ाने का काम। लेकिन साहब ने एक चीज और करी थी, जब साहब ने देखा कि हम संसाधन से परिपूर्ण नहीं है तो साहब ने समाज के लोगों से एक वोट और एक नोट की अपील भी की थी ना। कितने लोग जानते हैं बात? साहब ने एक वोट और एक नोट की अपील भी की थी। वो नोट 2000 का हो ये नहीं कहा था, वो नोट चाहे 1 रुपया भी हो ये भी कहा। ये अपील मैं भी करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। क्यों, किस लिए करता हूँ कि ये अपील इसलिए करनी जरूरी है कि आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाए और सिद्धांतों की बात हो तो अमरीश कपिल जैसे लोगों का नाम उस इतिहास में चढ़े और लोगों को ये पता लगे, आने वाली नस्लों को कहने लगे नहीं हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने समाज के बल पर
खुद अपने आप को खड़ा अरे करना। चुप नहीं हो जा। अर्पित साहब काशीराम साहब एक बात और कहते हैं, जो व्यक्ति सहारा देता है वो इशारा भी देता है। पूरे भारत में सामाजिक आंदोलन में मैं ये कहूँ कि पूरे विश्व के अंदर सामाजिक आंदोलन में किसी संस्था का सबसे पहला नाम मजबूती में आता है तो उसका नाम भीम आर्मी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हम सालों बाद कितने कार्यकर्ता हमारे पास है, खूब छक्का कार्यकर्ता हमारे पास है, बहुत ताकत है। सिर्फ एक कमी है कि हम संसाधन विहीन हैं, संसाधन नहीं है। अंदाजा लगाइएगा सब लोग। सतगुरु महाराज का आशीर्वाद रहा और इतनी सी इज्जत इस बार सतगुरु महाराज ने बकस दी और किसी तरह के संसाधन पैदा हो गए तो ये जो बैठे हुए हैं ना आपके सामने, ये जो बैठे हुए हैं आपके गांव के लोग भी, जो कार्यकर्ता हमारे, वो गोली हो जाएंगे, गोली। और गलत छोड़िए, किसी की औकात नहीं होगी वो घूर भी दे। लेकिन समझना पड़ेगा, क्योंकि हम सिद्धांतिक लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी तो है नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने पहले कहा कि हम 15 लाख दे देंगे। भाई हम नहीं दे सकते ना, क्योंकि हम जानते हैं एक को 15 लाख देंगे तो 135 करोड़ से ऊपर भारत की जनसंख्या है, तो भारत का जितना भी पैसा है वो तो सब जनता बढ़ जाएगा। भाई एक हिस्से, एक आदमी के हिस्से 15 लाख आ रहे हैं तो कितने, पूरी जनता के हिस्से में कितने पैसे आएंगे? तो वो तो नहीं है। लेकिन कुछ चीजें तैयार की हैं जिन पर काम करेंगे, जीतने के बाद भी और हारने के बाद भी, दोनों सूरतों में। जीतेंगे तो लड़ाई आसान होगी, विधानसभा से उनको लागू कराएंगे, और अगर हारेंगे तो फिर सड़कों पर लड़ाई शुरू होगी, फिर विधानसभा वालों को किनारा करेंगे। दोनों सूरतों में। लोग तो कहते होंगे यहाँ मेरी माँ खड़ी होंगी, कितनी की पेंशन आ रही है बताओ, खड़ी करके। वहां भी मेरी माँ बैठी, कितनी की पेंशन आ रही है लगातार? कितनों की आ रही है पेंशन? ये सवाल कोई ज्यादा बड़ा नहीं है भाई। कितने युवाओं को रोजगार के नाम पे कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। क्या फ्री काम करने के लिए, चक्की लगाने के लिए, भैंस पालने के लिए, रिक्शा चलाने के लिए ऋण मिल रहा है फ्री किसी को? नहीं मिल रहा ना। ये मिल सकता है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जितने जो मोटे पेट वाले जो लोग हैं ना, जितना ये खा जाते हैं, उसका 10% भी अगर ऋण में फ्री देना शुरू कर जाए ना समाज को, तो भारत की आधे से ज्यादा जनसंख्या जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है, उसका उद्धार हो जाएगा। वो अपने काम करने लगे। ये जितने फोन करे सर, मैं बताऊंगा अभी, ये जितने फोन आप पर सब गूगल पर सर्च कीजिए, 99% फोन चाइना साहिब में फोन है। कहाँ साहिब है? मैं नहीं कह रहा, सर्च मार लीजिएगा, मेरे जाने के बाद सर्च मार लीजिएगा, और एक पोस्ट डाल दीजिएगा, भाई विनय रतन जी आपने मेरे पास फोन था और ये आप झूठ बोल रहे हैं। 99% फोन चाइना साहिब है। बनाता कौन है वहाँ? वहाँ बनाता कौन है? वहाँ आप जैसे लोग बनाते हैं, स्कूल में सीखते हैं इनको बनाना, तब बनाते हैं, और वहां से यहाँ इनको बेचा जाता है, और यहाँ की जो धन है वो वहाँ के लोगों को फायदा होता है। हम सो रहे हैं क्यों? सीखना तो नहीं है मेरे भाइयों को। इनको तो सिर्फ ये फोन मिल गया है, इसमें डाटा पड़ जाता है, और इस डाटा को देखते कहाँ है? बताओ ना, कहाँ देखते हो? कभी पढ़ते हो फूले साहब ने क्या किया? कभी पढ़ते हो बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अधिकार दिए? पढ़ते हो कभी? नहीं। वो आदत पड़ गई है ना कि एक मूवी देख ली, 4 गाने देख लिए, और फेसबुक और ट्विटर खेल लिए। फेसबुक ट्विटर खेल रहे होंगे, फेसबुक और ट्विटर सही से हैंडल करना भी नहीं आता होगा। लिख कर देता हूँ दावे के साथ। एक सवाल और का जवाब और दीजिए। सन 2019 में संविधान की प्रतियां जलाई गई थी। 2 अप्रैल कौन से सन में हुआ था? 18 में 19 में? 18 में 2 अप्रैल। हाँ, तो दिल्ली की गलियों पर उसी अप्रैल के अंदर संविधान की प्रतियां जलाई गई थी। पूरे देश में हल्ला उतरा। सवाल ये है कि यहाँ से बैठे हुए कितने लोग हैं जिन्होंने यहाँ के कलेक्टर को, आपके जो नेता यहाँ भी आएंगे, जो इस मंच पे भी आएंगे, कोई भी हो, बीजेपी, भाजपा, कांग्रेस, फलाना नारी सब हो, मुझसे भी सवाल कर लीजिए। मैं तो लड़ा था भाई, दिल्ली में टेंट गाड़ देता जाकर के। कितने लोगों ने आवाज उठाई थी कि संविधान की प्रतियां जली है, जिन्होंने जलाई है उनको राष्ट्रद्रोह के तहत अंदर किया जाए। डीएम कलेक्टर, अपने विधायक जो यहाँ आए थे, उनसे भी बताइए कितने लोगों ने इस पर चर्चा की? जितने लोग हैं यार, हम जितने लोग हैं क्या? बताओ ना। 5000 साल की गुलामी के बाद
ये कुर्सी पर बैठने का अधिकार, रोटी खाने का अधिकार, इन बहनों को मुंह खोलने का अधिकार, जो व्यक्ति देखा गया, जिस ग्रंथ के तहत देखा गया, उसको जला दिया जाता है। हम चुप हैं, जितने लोग हैं। नहीं यार, ये नहीं भाई, शरीर को धोने का अधिकार ये नहीं। अपना इतिहास जानो, कौन हो, कहां से आए हो। सम्राट अशोक का नाम सुना है? सुना है क्या? नहीं सुना तो पढ़िएगा जाकर के। उसी लाइन में एक राजा वे राजा भद्रक, हमारे 10वें राजा, एक उन्होंने सिर्फ एक गलती की थी कि पुष्पमित्र सुंग नाम के ब्राह्मण को अपना सेनापति बना दिया था और उसने हजारों साल की सत्ता झटके में खत्म कर दी। साफ साफ कहता हूँ, चीख चीख कर कहता हूँ, ये कांग्रेस में सारे पुष्पमित्र सुंग हैं, बीजेपी में सारे पुष्पमित्र सुंग हैं। हमारी पार्टी भी सतीश चंद्र मिश्रा नाम का ब्राह्मण पुष्पमित्र सुंग का काम किया, अब तक सारी सत्ता खत्म कर दी। जिन लोगों को पूरे देश में बढ़ना चाहिए था उनको वहीं खत्म कर दिया, वहीं दफन कर दिया है। जिनकी आबादी देश में सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, कहाँ है लोग? हम 3-13 में नहीं है। समझ रहे? प्रयास करो युवाओं सीखने का। ये मेरी जो बहनें बैठी हुई है, तुम भी प्रयास करो। तुम्हारे जो अधिकार है बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए अधिकार हैं, ठीक, और सिद्धांतिक तौर पर भी एक नहीं हो सकते। कब होगे? चुनाव तो आज है, 4 दिन का चुनाव है ना, 4 दिन के बाद चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर कौन लड़ेगा? बताओ मुझे, मैं लिख कर देता हूँ। जिसको जिता के भेजोगे ना, अपने छोटे मामले बुला कर देखा आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। और ये भी लिख कर देता हूँ, इतनी किसी की हैसियत नहीं है उत्तराखंड के नेता की जो बीमार की बुराई कर दे। एक ने की है, शहजादी है ना, उसका क्या है? बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता ने भीम आर्मी के नेताओं को मुछोड़े गुंडे बताया है। लेकिन जब पूछा ना लोगों ने कि जब बलात्कार होता है तो ये मुछोड़े गुंडे वहां हट जाते हैं, लाठियां खाते हैं, जेल चले जाते हैं, तू कहा था भाई? जवाब नहीं था। जब पूछा ना कि सीए एनआरसी में ये लोग मर रहे थे, यहाँ आंदोलन कर रहे थे, तू कहा था उस समय? जवाब नहीं था। समझो, अपने बीच से नेता पैदा करना शुरू करो। लड़ाई ये नहीं कि हम नेता करके राजनीति करेंगे ना, हर गली मोहल्ले में नेता पैदा करेंगे। जिस संघ का निर्माण बाबा साहब अम्बेडकर करना चाहते थे, जिस संघ का निर्माण साहब काशीराम साहब करना चाहते थे, नहीं हो पाया। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग संघ का निर्माण करेंगे, गली मोहल्ले में नेता तैयार कर करके, और फिर बताएंगे यहाँ की सत्ता को चैलेंज किया जाएगा। हो सकता है कल मैं गलत हो जाऊँ, बिल्कुल हो सकता है, स्वाभाविक है, इंसानी हूँ ना, गुरु महाराज तो नहीं हूँ। कल मैं गलत हो जाऊँ ना, तो इतने नेता पीछे खड़े हो लाइन में कि एक के बाद एक की भीड़ हो। अम्बेडकर मूवमेंट चलाने वाले की मुहिम ये है। कुछ तैयार किया है, जो बहनें मेरी बैठी हुई है, माएँ बैठी हुई हैं, 50 साल के बाद इनके लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की है। और अगर एक भी आदमी पहुंचेगा ना विधानसभा में, कोई कुर्सी लाएगा, बिल्कुल नहीं लाएगा। 18 से 25 साल की बहनों के लिए गैस सिलेंडर और अनुदान की व्यवस्था की गई है, स्कॉलरशिप समझ लीजिए, घर चलाने के लिए। सॉरी, 18 से 25 की बेटियों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है, 18,000 रुपए सालाना। बुजुर्गों के लिए 18,000 रुपए सालाना। जो बेटियां 26 से 50 के बीच की है, उनके लिए गैस सिलेंडर और उसकी व्यवस्था की गई है। प्रमोशन में आरक्षण की लड़ाई मजबूत करेंगे। स्वामी रंगनाथन की रिपोर्ट को लागू कराएंगे, पढ़िएगा निकाल पे, जो बोल रहा हूँ ना, स्वामी रंगनाथन की रिपोर्ट भी पढ़िएगा निकाल पे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, उसको भी लागू कराएंगे, वो भी पढ़िएगा निकाल करके। ऐसे तमाम हमने ऐसी चीजें मैनिफेस्टो बना ली है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो पार्टियों ने आधा मैनिफेस्टो चुरा लिया, हमारा आधा उत्तराखंड में चुरा लिया मैनिफेस्टो। क्योंकि देखो भाई, तो ये क्या कहाँ का वो नहीं भाई, ये अनुशासन होता है क्या? बाहर जाइए, उधर जाकर मत कीजिए। मैनिफेस्टो चुरा लिया है, उस मैनिफेस्टो को पढ़िएगा भाई। मेरे पट्टासी में तो पैसे शायद है नहीं उसको मैनिफेस्टो को पढ़ाने का। हाँ भाई, एक चीज और भाई, मैं आज मदद चाहता हूँ सब लोगों से। मैं अमरीश कपिल मिशनरी साथी के लिए ना मदद चाहता हूँ, जिससे कि ये कल हाथी पम्पलेट छपवा सके। कौन कितनी मदद करेगा वो आपकी इच्छा है। कोई 2 रुपये की मदद करना है तो 2 की करे, कोई 200 करना है तो 200 की करे, लेकिन मदद जरूर करें। मैं अपना पढ़ना डालूंगा, जिसमें जितनी क्षमता हो उतनी मदद कर दे। उड़ीसा में चुनाव नहीं है अभी मेरा साथी वीडियो दिखाता, भैया उड़ीसा में लोगों ने अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। जो उड़ीसा में जब चुनाव होगा, बाहर के लोग जाएंगे, आजाद समाज पार्टी के, भीम आर्मी के लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे। उड़ीसा में करना शुरू कर दिया।
तो ये तो भाई उत्तराखंड है जहाँ मेरा समाज इतना स्ट्रॉन्ग है जो चाहे हाथ पे कुछ भी कर दे। तो मैं बता रहा था मैनिफेस्टो में हमने सब चीजें लागू की हैं, रोजगार, स्टेडियम, इन सबकी व्यवस्था मैनिफेस्टो में लागू की है और कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। हम यहाँ हरिद्वार में मजबूत हैं। पहले भी हम वही थे कि हमने हरिद्वार की सारी सीटों पर फाइट करके सारी सीटें निकाल दी थी। एक सीट हारे थे शायद हम, एक या दो, सारी निकाल दी थी। और अभी भी वही है, काशीराम साहब का खून है, वही है कि इस बार भी फिर पूरी फाइट हम हरिद्वार में कर रहे हैं, मजबूती से कर रहे हैं। ये तो तय है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है, बिना हमारी सरकार बनेगी नहीं, जान लो। हिम्मत नहीं कोई बिना हमारे सरकार बना दे। और कोई ये कहता हो कि वो राजनीति वो वंशजों को लेकर के चलेगा, पहले बाप राजनीति करेगा, फिर बेटा, फिर उसका बेटा ना, ऐसा नहीं है। अब राजनीति वो करेगा जो समाज का दुख दर्द पूछता होगा, जिसे समाज उंगली करके कहता है भाई ये राजनीति ये करेगा, बीमार भी उसी को राजनीति का बढ़ाएगी। तो मेरी उम्मीद है, मेरी माओ से अपील है भाई, जिसकी जो वो हो मदद वो कर दीजिए भाई, जिसकी जो मदद हो साथी के लिए मेरे वो कर दीजिए, मैं भी इसमें मदद करूंगा, ऐसी बात नहीं है। जिसके में जितनी क्षमता हो वो मेरे प्रत्याशी के लिए मदद कर दीजिए। और जब भी मिशन का प्रत्याशी लड़ेगा, भीम आर्मी का प्रत्याशी कहीं से चुनाव लड़ेगा, उसकी मदद मैं खुद जाकर ऐसे कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा, क्योंकि सब चीज की जरूरत है। लेकिन पूंजीपति चुनाव लड़ेगा किस ओर जाएगा ये नहीं पता, लेकिन मिशन का व्यक्ति जब चुनाव लड़ेगा ना तो फिर वो मिशन की आग करेगा। ये आज जो है ना, ये यहाँ से उत्तराखंड से शुरुआत है, और मैं कहता हूँ इतिहास लिखेगी। सन 2027 और सन 2029 अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। सन 2029 में दिल्ली पर नीला झंडा लहरा के दिखाएंगे कैसे लहरता है। और मुझे अपने प्रत्याशी से बात करनी है, मुझे अपने प्रत्याशी से भी ये बात करनी है कि तुम्हारी जीत हार तो सतगुरु महाराज के हाथ में है। मैंने पहले कह दिया था, वोट नहीं कहूंगा। जीत महाराज सतगुरु महाराज के हाथ में है, लेकिन पूर्व की भांति जैसे आप समाज के लिए खड़े रहे लड़ाई में, तो अभी भी आप ऐसे समाज के लिए खड़े रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद। बस आखिरी बात और आपसे करूंगा और इसके बाद आपसे विदाई लूंगा। जय भीम कर, क्योंकि बहुत सारे गाँव में जाना है। मेरा प्रत्याशी कल ये कह रहा था जी मेरे प्रचार में कोई नहीं आ रहा। आपने कहा कोई कौन क्यों नहीं आ रहा जी, कोई भी नहीं आ रहा, जिलेगा उसकी मैं जिलेगा छोड़, ये राष्ट्र तक तेरे प्रचार में चलेगा, जहाँ जिस दर पर लेकर चलेगा हम करेंगे प्रचार। एक उम्मीद है आप लोगों से, जो व्यक्ति आपको बता दे कि सतगुरु महाराज के आंदोलन में उसने क्या किया, जो व्यक्ति आपको बता दे जब आपके गांव में कोई मर जाता है या कोई मामला हो जाता है वो उसमें क्या करता है, जब वो ये बता दे SC ST एक्ट के आंदोलन में उसने क्या किया, और जब वो ये बता दे कि प्रमोशन में आरक्षण के लिए उसने ये क्या किया, भाई आंख बंद करके वोट दीजिएगा। बिल्कुल मेरी भाई चंद्रशेखर भाई की तरफ मत आंख बंद करके दीजिएगा। और अगर वो ये ना बता पाए, वो ये ना बता पाए तो भाई वो बैठा हुआ आपका प्रत्याशी, उसकी तरफ देख लीजिएगा एक बार। जो अगर आपको ये बता, जो मैंने पूछा सवाल के जवाब दे दे, वोट दे दीजिएगा। ना सवाल के जवाब दे तो भाई आपका प्रत्याशी बैठा हुआ है, जो यहाँ आए चाय पानी पिला करके जय भीम कर दीजिए। जय भीम, जय भीम आर्मी। चंद लाइनों से अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं, मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। कल की परवाह हम नहीं करते दोस्तों, हम तो अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं। इसमें के लिए एक निवेदन और रहेगा मेरा, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने फिलहाल उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर व्यक्ति के सामने चुनाव लड़ने का फैसला लिया, योगी आदित्यनाथ के सामने। हो सकता है उन्होंने पहले बता दिया ये हमारा पर्चा कैंसिल ना करो, वो तो सतगुरु महाराज देखेंगे। भाई अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो पूरे देश में लोग आएंगे, फिर नाच भी चाहेगा और पैसे भी चाहेगा और हल्दी मिर्च भी चाहेगी, समझ रहे हो भाई? सीधी बात है भाई, हम तो फकीर लोग, हमारे पे कहाँ से आएगा? समाज खड़ा कर रहा है, जब तक खड़ा रहेगा तो कपड़े भी समाज की देना है। ये सारी चीज चाहेंगे, अगर ऐसा हुआ तो भाई तैयारी रखियो। आती की बात दे दो सब लोग, मैं समझ नहीं चुनाव से बेफिक्र रहूं भाई। ये